बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के हालात मुसलसल ख़राब हैं और वहाँ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी हालात और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में दूसरे इंतखाबी मरहले से पहले ही आमने सामने है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर के नताइज को मुस्तरद किया, उससे लगता यूँ है कि पीपल्स पार्टी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने जा रही है और अब माजी के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है और सऊदी अरब ने इराक के कई शहरों को निशाना बनाया। 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान ने उर्दन में अमेरिका के अड्डों पर हमले किए हैं। इसके अलावा एक मारूफ सहाफ़ी को NCCI ने नोटिस जारी कर दिया, तो उन्होंने इनकलाबी नगमे गाना शुरू कर दिए हैं। भारत में तुलबा की गिरफ्तारियां हो रही हैं और जंतर मंतर जब से ख़त्म हुआ है उस वक़्त से तुलबा तो छू मंतर हो गए हैं, मगर मोदी हुकूमत एक एक बच्चे को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत में बहुत तेज़ी है, बहुत गर्मी है और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला हार चुकी है और वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उनके पास सबूत व शवाहद मौजूद है, वीडियोस दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वुज़रा बंदूकें ताने खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून को धांधली की पैदावार जमात करार दे रहे हैं। और मामला सिर्फ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून का खमीर ही धांधली से उठा है। पहला वज़ीर आला भी धांधली से था, पहला प्राइम मिनिस्टर भी धांधली से था और आज हुकूमत भी धांधली से बनी हुई है। तो मरीम नवाज ने इस पर पीपल्स पार्टी को जवाब दिया है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, आज खुद धांधली का रोना रो रही है, तो क़यामत कितने बजे है। तो उनका ये ट्वीट जो है वो आग लगा गया है और उस पर पीपल्स पार्टी और ज़्यादा बिदकी है, भड़की है और उन्होंने मरीम नवाज को जवाब दिया है कि आप नहीं, फार्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। तो पीपल्स पार्टी जिस किस्म के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून पर लगा रही है, उससे तो लगता यूँ है पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग होने जा रही है। जरदारी साहब किसी भी वक्त फार्म 47 के जाली वोट लेने पर अफसोस का इजहार करते हुए कुर्सी छोड़ देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो गुफ्तो शनीद है, जो बयानात है, उससे लगता यूँ है कि उनके दिल दिमाग ज़मीर पर बोझ है। बड़ी अच्छी बात है, बिलावल भुट्टो साहब को इस बात का एहसास है कि उन्होंने हुकूमत के साथ इत्तेहाद करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जमात जो है वो धांधली की पैदावार है और धांधली से उनको हरा रही है। तो बिलावल भुट्टो को देखकर ये नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में PTI मिसिंग है। जिस किस्म की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनका निशाना सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि रियासत भी बनी। कल उन्होंने रियासत को भी चैलेंज कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी वार्निंग दे दी कि उनके लिए मुस्लिम लीग नून क्यों अहम है। जो सियाने हैं वो समझते हैं कि दर्द कोई और है और इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वजारत उज़्मा की लड़ाई है। तो ये वक्त से पहले वाली लड़ाई उसी लतीफ़े के मिसदाक है कि होर चुपो। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं बल्कि खुद हुकूमत का हिस्सा है। वजारतें नहीं ली, मगर तमाम अहम ओहदे जो इंतज़ामी हैं या जिनमें मरात हैं, खा वो चेयरमैन सेनेट हो, गवर्नर्स के ओहदे हो, प्रेसिडेंट का ओहदा, वो उनके पास है। तो इन हालात में तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ भी पहली बार IGI इलेक्शन की वजह से वज़ीर आज़म बने, असगर खान की वजह से वज़ीर आज़म बने, तीसरी बार वो RO की वजह से वज़ीर आज़म बने, तो वो पूरी एक चार्जशीट निकाल कर बैठे हैं और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि नून लीग जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है, धांधली से आई है। ये वही बयानिया है, ये वही मौक़िफ़ है जो PTI का है। तो बयानिए में PTI और बिलावल भुट्टो तो एक पेज पर आ गए हैं। अब ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मौक़िफ़ है, दुरुस्त है या गलत है, इस बात से कतई नज़र अगर आप ये समझते हैं कि जिन लोगों के साथ आप हुकूमत में हैं या इत्तेहाद में हैं वो गलत लोग हैं, उन्होंने मैंडेट चुराया है, चोर है, करप्ट है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ आप कैसे
इत्तेहाद में रह सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ अब कैसे हुकूमत बना सकते हैं। असूली तौर पर तो अब बिलावल भुट्टो साहब को हुकूमत का साथ छोड़ देना चाहिए। 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। जिस फार्म 47 का ताना शर्जील मेमन साहब दे रहे हैं, अगर उसकी बुनियाद पर ये पार्टी इक़्तिदार में ना आती तो फिर आसफ जरदारी सदर ना बनते, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट ना बनते, सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान ना होता, फैसल करीम कुंडी गवर्नर KPK ना होता, सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब ना होता। तो जो बिलावल भुट्टो साहब की बातें हैं, अगर वो सही हैं, दुरुस्त हैं और ये बात कन्विक्शन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जैसे कल उन्होंने कहा कि रियासत के लिए मुस्लिम लीग नून क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर उसका जवाब उन्होंने दिया कि रियासत से उनकी मुराद एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, हालांकि सबको पता है कि उन्होंने फ़ौज को निशाना बनाया। फिर वहाँ से ज़रा कोई पैगाम आया या मैसेज आया या नागवारी का इजहार हुआ तो रात को मीडिया पर आ गया। पहले भी क्लैरिफाई किया तो अब मैं डबल क्लैरिफाई कर लूँ। मैं रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर का बात कर रहा हूँ। हालांकि बिलावल भुट्टो इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात नहीं करते और ख़ासकर बीपर के ज़रिए तो वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन उन्होंने स्पेशल ARY वालों को इंटरव्यू दिया, बीपर कराया और अपने इस बयान की वजाहत दी। तो ARY ने बिलावल भुट्टो की वजाहत नशर की, ना सिर्फ उसने बल्कि और चैनलों ने भी नशर की। तो इसी पर वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कल चेयरमैन पीपल पार्टी ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़ कर बैठे रहे। और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक जमात के ज़हनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है, रायविंड को ये तज़हीक का निशाना बनाते हैं। तो पीपल पार्टी के वज़रा हों या मुस्लिम लीग नून के वज़रा हों, एक दूसरे के ऊपर संगीन किस्म के ना सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं बल्कि एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं। और इससे भी कहीं आगे जाकर पीपल पार्टी के जो अहम रहनुमा है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज़ाद कश्मीर में धांधली हो रही है। तो सवाल ये कि अगर आज़ाद कश्मीर में धांधली हुई है और इसको मान भी लिया जाए कि धांधली हुई है और ये अभी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और ये हाल है, तो अभी दूसरे मरहले की पोलिंग 2 अगस्त को होनी है और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। महाजरीन जम्मू वैली कश्मीर की 12 नशिस्तों पर भी 2 अगस्त को पोलिंग होनी है। तो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 ज़िला, मुजफ्फराबाद की 5, झेलम वैली की 2 और नीलम की 3 नशिस्तों पर वोटिंग होनी है। तो पहले मरहले में अगर धांधली के इस कदर इल्ज़ामात लगे हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर वो धांधली नहीं रोक सकते, अवाम पर पुलिस और रेंजर का तशद्दुद नहीं रोक सकते, एक्शन कमेटी के साथ बात नहीं कर सकते, तो फिर वो किस बात के वज़ीर-ए-आज़म हैं? और वो पीपल पार्टी के नुमाइंदे हैं और पीपल पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। तो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे पीपल पार्टी खुद को बरी जुम्मा नहीं दे, लेकिन बिलावल भुट्टो सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पर और पीपल पार्टी पर डाल रहे हैं और उन्होंने एक साथ कई महाज खोल लिए हैं, जिस तरह खान साहब करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उसमें जो कालादम एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, वो ये दावा करती है कि 30-32 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो वीडियोस सामने आई हैं उनमें एक मस्जिद के इमाम हैं और 2 और लोग हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये भी फायरिंग से शहीद हुए हैं। उन तीनों का नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है। तो जो दस्तयाब ज़राए हैं उसके मुताबिक 3 लोग इन वाक़यात में जाँ बहक हुए हैं। अब वो पुलिस की गोली से मरे हैं या मुजाहिरीन के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद है उनकी गोलियों से मरे हैं, क्योंकि ये तय है कि मुजाहिरीन के अंदर 100 से ज़ायद मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि चले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो कश्मीरियों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, वो सही है गलत है। अब चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, प्रोपेगेंडा का दौर है, तो सच और झूठ में तमीज़ करना ज़रा मुश्किल हुआ है। लेकिन जो खुद
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह है उमर नज़ीर कश्मीरी, उन्होंने कल जो बयान दिया उसमें ना उन्होंने अपने भाई के मरने का जिक्र किया, ना उन्होंने कोई उसके अंदर और डिटेल बताई। 20 के करीब हमारी कल शातें हुई और 400 से अबव हमारे जो ज़ख्मी उनको गोलियां लगी। तो मैं इससे हवाले से और फिर आज भी ये जो जुल्म है, ये जो ब्रूटलिटी है, ये आज भी जारी रही। और इसी तरह आज जो है हमारे बस टर्मिनल पे वहाँ पे 5 शहादतों, क्योंकि हम उससे थोड़ा दूर हैं, राब्ता उस तरह का नहीं है, लेकिन 5 शहादतों की खबर आई है। इसी तरह कुछ उन्होंने सुनी सुनाई बातें की कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, हालात का उन्हें भी नहीं पता और उनके पास कोई वाज़ेह एजेंडा भी नहीं है। मेरा सवाल ये है उन लोगों से जो कश्मीर के बारे में बहुत बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें, क्या आपको पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, मुल्क के किसी भी हिस्से में इन लोगों के हक में कोई रैली नज़र आई? जो लोग रावला कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो दरेक में धरना दे के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं कि जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो दरअसल कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब पीटीआई जो कि एक ज़माने में आज़ाद कश्मीर की स्टेक होल्डर रही है, वहाँ उनके 2 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनके एक प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कयूम खान नियाजी रहे हैं। उन्होंने दावा कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा फोर्स का कोई सिपाही किसी लाठी गोली से नहीं मरा। हालांकि रेंजर के एक एहलकार की शहादत हुई है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग बाहर निकले हुए बड़े पुरअमन हैं। जो लोग लाठियां लेकर निकलते हैं, जो लोग असला लेकर निकलते हैं, वो पुरअमन कैसे हो सकते हैं? और अब बिलावल भुट्टो जो कि सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और हो, पीटीआई को उन्होंने उसी लाठी से हाँका है, नाम लेकर कहा है उन्होंने कि अगर कोई पीटीआई वाला इलेक्शन का बाईकाट करे तो उसे 2 थप्पड़ मारकर बोलो, बाईकाट नहीं होता, वोट डालना होता है। तो हुक्मरान जमात की आपस में जो नोकझोंक हो रही है उसके बारे में जो सियाने लोग हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन तक महदूद नहीं रहेगी, इसके असरात आपको कश्मीर के इलेक्शन के बाद नजर आएंगे। वैसे पाकिस्तान में 5 साल के लिए लोग मुंतखब होते हैं और चौथे साल अमूमन रुखसत हो जाते हैं। 5 साल पूरे करना ज़रा मुश्किल ही होता है और जिसको चौथे साल रुखसत करना हो उसके खिलाफ 2-2.5 साल बाद ही पार्टी शुरू हो जाती है। अब पीटीआई इसके ऊपर एक अलग ही लाइन ले रही है और वो कह रहे हैं कि ये जाली लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग इनकी गुफ्तगू को शेयर कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल एक बड़े मंसूबे की सहूलतकारी कर रहे हैं। यानी हम अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की लड़ाई के ऊपर या उनके दरमियान जो कशीदगी है उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो हम किसी मंसूबे की सहूलतकारी कर रहे हैं, नासमझी में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक असल इशू कुछ और है और लोगों की तवज्जो किसी और तरफ चली गई है। तो जिस तरह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जंप करता है, इसी तरह इसमें जमात इस्लामी भी जंप इन हो गई है और वो ये कह रही है कि मरीम नवाज और बिलावल फार्म 47 के फेंके गए छिछड़ों पर लड़ रहे हैं। हाफिज नईम रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी के बड़े ही दबंग किस्म के लीडर हैं और उन्होंने जमात इस्लामी के मुर्दा घोड़े में जान भी डाली है, लेकिन सिर्फ जान ही डाली है, घोड़ा अभी तक वही का वही खड़ा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। जमात इस्लामी के पास सियासत करने के लिए सिर्फ एक ही इशू है कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, और वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया तो इससे बड़ा जुल्म दुनिया में और कोई नहीं है। हमारे यहाँ बाद सियासी जमातों के नज़दीक जुल्म वो होता है जो पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो वो जुल्म नहीं कहलाता, या पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उस पर लोग बात कम करते हैं और अपने मफाद के हवाले से बात ज़्यादा करते हैं। तो अब इस बात से कतई नज़र के पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात सही है या मुस्लिम लीग नून सही बोल रही है या जमात इस्लामी सही बोल रही है या पीटीआई का वर्जन सही है, मुझे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई आज़ाद कश्मीर में इंतहाबी अमल के लिए नज़र आती है। पीटीआई को लगता है कि ये लड़ाई असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए है, क्योंकि उनके नज़दीक असल इशू इमरान खान की रिहाई है और उनकी रिहाई के लिए तहरीक है। जमात इस्लामी को लगता है कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उनको छुपाने के लिए या उन पर मट्टी डालने के लिए लड़ाई हो रही है। तो बज़ाहिर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। इससे अवाम को क्या लगता है, यह हम सवाल है कि अवाम क्या महसूस करते हैं।
आवाम तो ये सोचते हैं कि यार ये कौन सी जमहूरियत है, आप एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ाम भी लगाएं और फिर एक दूसरे के साथ इक़्तिदार के मज़े भी लें, और जो मुल्क के असल इश्यूज हों उनके ऊपर आपकी कोई स्टैंडिंग ही ना हो, उसके बारे में आप कहें कि ये हमारा नहीं किसी और का मामला है। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर सियासत का यही तरीक़ेकार हो, लेकिन मेरा एक आसान सा सवाल भी है, नुक्ता नज़र भी है। फ़र्ज़ करें किसी शख्स को 10 में से 9 वोट मिल जाएं और वो जीत जाए, और मुखालिफ को सिर्फ 1 वोट मिला हो और वो ये शोर मचाता फिरे कि असल में तो मैं जीता हूं, तो ये जीतने वाले उम्मीदवार पर इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उन 9 अफराद की तौहीन है जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। उन 9 लोगों को तो पता है कि उन्होंने किसको वोट डाला है। अब सबको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी वहां से जीतती है। उसकी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल कोई बड़ी सियासी जमात नहीं है, छोटी मोटी जमातें हैं। कराची बड़ा शहर है, वहाँ ये कभी जीते नहीं क्योंकि वहाँ उर्दू स्पीकिंग छाए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का वोट बैंक है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। तो अगर कोई ये कहता है कि पंजाब में लोग फॉर्म 47 के ऊपर जीते हैं, तो वो दावा किस बुनियाद पे कर रहे हैं? क्या पंजाब में वो पहले खुद इलेक्शन जीतते रहे? अगर तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पिछला इलेक्शन जीता था और इस बार उसको हरा दिया गया, तो बात समझ में आती है। पीपल्स पार्टी तो पिछले कई सालों से, शायद 30-40 सालों से पंजाब में बिल्कुल नज़र ही नहीं आती, आपको बहुत कम नज़र आती है। जो बेनज़ीर भुट्टो ने पहला इलेक्शन जीता था, उसमें पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर था। तो पीपल्स पार्टी ने जब पंजाब में इलेक्शन जीता ही नहीं, तो वो फॉर्म 47 का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है? हाँ, ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ वाले लगा सकते हैं, लेकिन उनका भी जो वोट बैंक है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा हरगिज़ नहीं है। अब आप ज़रा दिल पे हाथ रख के खुद इस बात का फैसला कर ले, लोगों को छोड़े, सबको पता होता है कि हक़ाइक़ क्या है। तो हमने कभी नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हो गई और पीटीआई को जिता दिया गया। भाई पीटीआई को वहाँ वोट मिलता है और सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है क्योंकि भुट्टो जिंदा है, और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून पॉपुलर है। और जब आप ये कहते हैं कि पंजाब में धांधली हुई है और धांधली ज़्यादा हुकूमत है, तो इससे मुस्लिम लीग नून को या मरियम नवाज को या शहबाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जिन्होंने उनको वोट दिए हैं। और अगर आप उनके जज्बात की तौहीन करेंगे, तो कल को अगर वो ये सोचें कि मुस्लिम लीग नून ने अच्छा काम नहीं किया, किसी और जमात को वोट देना चाहिए, तो क्या वो आपको वोट दे देंगे? तो जो वोटर को कन्विंस करने के लिए बयानिया चाहिए होता है, पीपल्स पार्टी उस बयानिए का रास्ता लूज कर चुकी है। तो ये जो इंतकाम की सियासत है या हसद की सियासत है या इल्ज़ामात की सियासत है, देखिए आज इलेक्शन है, कल ख़त्म हो जाएंगे। कल आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी जीती है, मुस्लिम लीग नून जीती है, कोई जमात भी आती है, लेकिन इसके जो असरात है वो बड़े दूररस होंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि इन्होंने धांधली की है लेकिन हम इनके साथ हुकूमत में बैठे हैं जमहूरियत बचाने के लिए, तो फिर अवाम ऐसी जमहूरियत पे तो साथ सलाम भेजते हैं और वो कहते हैं इससे अच्छा तो मार्शल है। तो जो कुछ सियासी जमातें इस वक्त कर रही हैं, जिस तरफ बढ़ रही हैं, अगर कल को मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता मार्शल लग जाता है तो लोग ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं करेंगे, क्योंकि सियासी जमातों ने ये साबित कर दिया है कि वो जिस रास्ते पर माजी में चलती रही हैं, आज भी उसी रास्ते पर चल रही हैं। अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हालात के हवाले से, जहाँ पर अभी तक बहुत ही कशीदगी है, टेंशन है। कालादम अवामी एक्शन कमेटी के लोग रावला कोट से बाहर नहीं निकल सके और सिक्योरिटी एहलकारों ने रावला कोट के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों को कॉर्डन कर रखा है। कई लोग पकड़े गए हैं, एक और शरपसंद पकड़ा गया जिसने कालादम अवामी एक्शन कमेटी का पूरा एजेंडा खोल के रख दिया है। उसने बताया कि किस तरह 100 से 150 लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो खुद भी 10-15 लोगों के साथ मौजूद था और उसने रेंजर को टारगेट किया। गिरफ्तार शरपसंद ने इंकशाफ किया कि 2 हफ्ते कबल बैरून मुल्क से उसे लाया गया और वो तरबियत याफ्ता स्नाइपर है, जिससे जाहिर होता है कि हजूम में पेशावर तरबियत याफ्ता मुसल्लह अनासर मौजूद है। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्नाइपर बुलाए गए हैं, तो उस स्नाइपर की एक वीडियो भी आज सामने आ गई है। अगली खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया है। ईरान ने उर्दन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया, तो इसका अमेरिका जवाब देगा। अमेरिका के लड़ाका तैयारों ने पिरान शहर में पासर इनकलाब के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया है
और बाकायदा हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इराक में सऊदी अरब और अमेरिका ने कंबाइन अटैक किया जिससे कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक के सूबों करबला और नैनवा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया। ये ईरानी हमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप है जिसके बारे में सऊदी अरब ने 2 रोज़ कबल दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के कई शहरों को ड्रोन से निशाना बनाया। तो सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर अब इसका जवाब दिया है। इराक के ईरान नवाज खशदुल शाबी इत्तेहाद के मुताबिक इन हमलों में बगदाद समेत 7 सूबों को अटैक किया गया है और कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। इन हमलों में ईरान नवाज एक गिरोह के लॉजिस्टिक और असला ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इराक में ये मुश्तरका फ़ज़ाई कार्रवाई थी सऊदी अरब की जानिब से। तो हशदुल शाबी इत्तेहाद जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, ये 2014 में दाइश के ख़िलाफ़ बनी थी और इसने दाइश के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बाद में इसे बाकायदा तौर पर इराक की मुसल्लह फ़ौज में शामिल कर लिया गया था। इस इत्तेहाद में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले दस्ते भी शामिल है जो कि बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए ईरान ने इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि जो हमले इराक से सऊदी अरब पर किए गए उनका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इराकी वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा करना था उन्होंने इन हमलों के बाद सऊदी अरब का दौरा मनसूख कर दिया। लेकिन इस दौरान ईरान के पासदार इनकलाब ने उर्दन में वाक़या अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया और सेंट काम के एक मरकज़ पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल फ़ज़ाई निज़ाम के ज़रिए रास्ते में ही तबाह कर दिए गए और उर्दन की दिफाई फोर्सेस ने दावा किया कि कम से कम 5 मिसाइल ऐसे थे जिनका रुख उर्दन की तरफ था, उन्हें हदफ पर पहुंचने से पहले ही नकारा बना दिया गया है। तो इससे कबल ईरान की पासदार इनकलाब ने यह दावा किया था कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने उर्दन में वाक़या अमरीकी फ़ौजी अड्डे के एक फ़ज़ाई अड्डे और मरकज़ी कमान के मरकज़ को मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। लेकिन ईरान ने इराक पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की है और इसे शदीद और खुली जारहियत करार दिया है। ईरान के मुताबिक इराक के 7 मुख्तलिफ इलाकों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरीन खिलाफ वर्जी है और ये अमरीका और इसराइल की जंग का दायरा मज़ीद वसी करने की ख्वाहिश का हिस्सा है। तो इस सारी सूरत हाल पर अमरीकी सदर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमलों का सख्त जवाब देने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उर्दन पर सरप्राइज मिसाइल हमले किए हैं लेकिन अमरीकी फ़ौज ने हमले पसपा कर दिए। एक दिलचस्प खबर ये कि NCCIA ने साफ़ियों को नोटिस जारी करने का जो सिलसिला है वो बंद नहीं किया। पहले सरकारी ज़राए ने इतला दी थी कि अब साफ़ियों को NCCI के नोटिस जारी नहीं हो रहे, लेकिन अब एक और यूट्यूबर असद तूर को नोटिस जारी हुआ है। उन्हें 31 जुलाई को इस्लामाबाद में तलब किया गया। असद तूर पर यह इल्ज़ाम है कि वो अपने वीलॉग में झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, रियासती इदारों पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। तो इससे पहले भी असद तूर जो है वो इस किस्म की सरकारी और कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर चुके हैं, लेकिन उस वक़्त जिनके हक़ में वो बोलते थे आज उन्हीं के ख़िलाफ़ वो बैठ कर प्रोग्राम करते हैं। तो उनका जो बयानिया है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि व्यूज़ के लिए होता है। अब हुकूमत ने चंद दिन कबल पीका एक्ट नाफज न करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान शफकत को भी नोटिस जारी हुआ और उन्हें मुल्तान तलब किया गया, हालांकि वो लाहौर में रहते हैं। और इसके अलावा अब असद तूर को भी एक नोटिस जारी किया गया है। तो अब NCCIA का नोटिस जारी करने का क्राइटेरिया जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत के हक़ में नहीं जाता। अगर ऐसे सहाफ़ियों को जो कि मुल्की हालात के ऊपर बात करते हैं, वो हो सकता है गलत भी करते हो, लेकिन अगर वो प्रोपोगंडा नहीं करते और कुछ सवाल उठाते हैं तो उनको भी अगर आप पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी करेंगे तो फिर इस मुल्क में जो 2-4 आवाज़ें हैं वो भी शायद बंद हो जाएंगी और माशरा बंद गली की तरफ चला जाएगा। तो मेरा ख़्याल है इस पे गौर करना चाहिए, लोगों को बात करते रहना चाहिए, एक्सप्रेस करते रहना चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आएँ और आप ख़ुद फ़ैसला करें, यानी अवाम इस बात का फ़ैसला करे कि क्या सही है या गलत है। लेकिन जब रियासतें इस किस्म के फ़ैसले करती हैं तो फिर उससे फिर रियासत के ख़िलाफ़ परसेप्शन बिल्ड होता है जो कि रियासत के लिए
फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदेह होता है। जिस तरह आप इंडिया में देखें कि जंतर मंतर पे तुलबा ने बिल्कुल एक सही इशू के ऊपर एहतजाज किया, लेकिन फिर वो एहतजाज वायलेंस में तब्दील हुआ और चूँकि उस तहरीक का नाम ही काकरोच जनता पार्टी था, तो वो मजाक में शुरू हुई तहरीक बाद में सीरियस हुई और इतनी सीरियस हुई कि लोग वायलेंट हो गए, तशद्दुद पे उतर आए, पुलिस को वहाँ पैंटी लगी। जो 2-3 मुतालबात उन्होंने पेश किए वहाँ की हुकूमत ने मान लिए, तुलबा को घर भेजा। अब उनकी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है और मोदी हुकूमत जो है वो बाकायदा वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वहाँ जिन लोगों के मोबाइल इस्तेमाल हुए, बीजेपी के वो लोग जो कि इस प्रोटेस्ट के दौरान किसी कोने में छुपे हुए थे, अब वो सारे एक एक करके इनको डराने के लिए वीडियोस जारी कर रहे हैं कि इन सबको पकड़ा जाएगा। गाइस, आपने इस लड़की की वीडियो देखी होगी, ये कुछ उंगलियां दिखा रही थी और गाली दे रही थी। अब जब इसके घर पे पुलिस पहुंची तो इनका रोना चालू हो गया। 18 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर 2026 तक एनएसए लागू है। इसका मतलब पुलिस किसी भी व्यक्ति को धर सकती है, इवन अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो। सरकार ने 250 स्पेशल ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गाड़ी को किसने हाथ लगाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसने हाथ लगाया, वहां से फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। खासकर जो मुस्लिम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि इस सारे दंगे फसाद के पीछे पाकिस्तान है या मुसलमान है जिनको पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। तो बीजेपी वाले इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये फंडिंग बजरिया दुबई जो है वो इंडिया भेजी गई है और इसका मकसद हुकूमत को टॉपल करना था या गिराना था। अब सवाल ये कि अगर फंडिंग के ज़रिए ये एहतजाज किया गया था और इसका मकसद बीजेपी हुकूमत को गिराना था, तो फिर ये एहतजाज चंद मुतालबात के मानने से तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। भारतीय हुकूमत वहाँ की जो नौजवान नस्ल है जिसे जेनजी कहा जाता है उसको अपने खिलाफ कर चुकी है और मुझे लगता है कि मोदी बहुत भयानक गलती करने जा रहा है कि वो इन सब तुलबा को बजरिया ताकत दबाने की कोशिश कर रहा है। तो अब कश्मीर में जो इंतशारी कमेटी है उसकी क़यादत देखें तो आपको उसमें नौजवान नज़र नहीं आते, बल्कि प्रोटेस्टर में भी नौजवान नज़र नहीं आते। तो असल मामला है पाकिस्तान के हालात से नौजवानों की अदम दिलचस्पी, और इसका ज़िम्मेदार मैं बुनियादी तौर पर खास साहब को समझता हूँ जिनसे लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई, लेकिन उन्होंने भी नौजवानों के साथ वही किया जो इस वक्त भारत में काकरोच पार्टी ने उन तुलबा के साथ किया जो उनके साथ बाहर निकले थे। अब काकरोच पार्टी जो है वो खुद हाथ उठा चुकी है और वो कह चुकी है कि वॉयलेंस करने वालों का हमसे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। तो यही काम खान साहब ने किया कि जो उनके लिए लोग बाहर निकले उनसे हाथ उठा लिया। तो आज भी 9 मई जिन लोगों ने किया उनमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी, वो जेलें भुगत चुके, सजाएं भुगत चुके, और तहरीक इंसाफ जो है वो ना उनके लिए कल खड़ी थी ना आज खड़ी है। तो अब तक के लिए इतने, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।